जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों का चैप्टर इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है, इंटीग्रल समाकलन स्टार्ट होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो उस इंटीग्रेशन को जानने से पहले आपको डेरिवेटिव जानना ज़रूरत है। ठीक है, डेरिवेटिव जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव पता ना हो, डेरिवेटिव को अगर हम ना जान पाएँ तो फिर आपको इंटीग्रल सॉल्व करने में समस्याएं होंगी, क्योंकि इंटीग्रल का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव्स का उल्टा। ठीक है, डेरिवेटिव का क्या उल्टा। ठीक है, इंटीग्रल क्या है? जो हम अवकलज निकालते हैं उस अवकलज का सेम टू उल्टा जो विपरीत रूप है उसको ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रल जानने से पहले हमको डेरिवेटिव जानना होगा कि डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का अगर कुछ लिख दिए हैं, ठीक है, कुछ लिखे हुए हैं 10, उसका अगर आप डेरिवेटिव पता नहीं होगा तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव में आपको समस्याएं होंगी। ठीक है, ये छोटा छोटा फॉर्मूला है जो आपको आगे काम है, फिर आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि क्यों इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो सबसे पहले देखिए डेरिवेटिव क्या है। पहला डेरिवेटिव का आपको अवकलज क्या है, हम लिखे हैं कि डेरिवेटिव जब भी निकालना होगा अगर y के सापेक्ष, अब डिपेंड करेगा किसके सापेक्ष में, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सापेक्ष किसका? अगर x का तो नीचे बट्टे में आपको dx लिखाएगा, ठीक है, ऊपर d लगा रहेगा। जिस भी चीज़ का निकालना होगा वो यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर सापेक्ष आपको y लिखा रहेगा कि y के सापेक्ष कीजिए तो d अपॉन में dy लिखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे, d अपॉन में dy लिखेंगे और जिसका निकालना होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ है d अपॉन डी एक्स, यानी फंक्शन किस में है? x में है। ठीक है, फंक्शन किस में डिफाइन है? x में डिफाइन है। तो डेरिवेटिव किसका निकालना है? x टू दी पावर n का। x टू दी पावर n कहने का मतलब ये हुआ, अब यह हो सकता है x स्क्वायर का हो, x पे पावर 5 का हो, x पे पावर 10 का हो, या x पे पावर 100 का हो। इसका डेरिवेटिव निकालना में x का ऊपर में पावर के रूप में अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बीजगणितीय फॉर्म में कोई भी दिया रहेगा, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है कि ये जो पावर है, पावर को साइड में कर लीजिए, ठीक है, एक कम पावर। हमने क्या बोला कि जो पावर होगा उस पावर को साइड में कर लेना है और एक कम पावर। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कह दिया जाए d अपॉन डी एक्स टू दी पावर 5 का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो पावर साइड में कर लीजिएगा, x 5 में से 1 घट गया यानी 5x टू दी पावर 4। ठीक है, 5x टू दी पावर 4, ये आपका हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव किसका? तो x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव है 5x टू दी पावर 4, क्योंकि पावर साइड में एक कम पावर, देखिए पावर साइड में 5 से एक कम पावर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कांस्टेंट टर्म का डीसी निकालना हो, ठीक है, डेरिवेटिव को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीसी बोलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो डीसी अगर निकालना हो कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म का डीसी याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का आपको याद रखना है हमेशा 0 होता है। ठीक है, और अब आते हैं cos x का। ठीक है, अब ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका डेरिवेटिव देखते हैं कैसे कैसे। ठीक है, तो साइन का, कॉस का, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है,
और 10x का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का, ठीक है, सेक एक्स का होगा आपको सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x। उसके बाद कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू 10x, कोसेक का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, कोसेक इंटू कॉट एक्स। और कॉट एक्स का, ठीक है, कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये है आपका त्रिकोणमितीय। कॉस का साइन याद रखना है, चिन्ह माइनस लगा देना है, साइन का कॉस होगा, 10 का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू 10, कोसेक का कोसेक इंटू कॉट, वो भी माइनस में, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। e टू दी पावर x का, जब आपको DC निकालना हो तो e टू दी पावर x का DC e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और log x का 1 में x होता है, log x का 1 में x होता है। तो ये डेरिवेटिव आपको पता चल गया, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर याद रहेगा तो इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव आपको पता करना आसान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखेगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव भी आपको याद रखना है, ठीक है, डेरिवेटिव भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेटिव भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना है। डेरिवेटिव का जो भी फॉर्मूला है ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर याद रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। डेरिवेटिव में x टू दी पावर n वाला था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब ठीक है, अब इंटीग्रेशन में एक दो चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, संकेत, संकेत ये आपको ऐसे लेना है, सांप के जैसा दे सकते हैं, ठीक है, ये कैसा होगा, सांप के जैसा आप दे सकते हैं, ठीक है, सांप के जैसा। ये आप कहिए कि s का विकृत रूप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग s कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, तो s का विकृत रूप आप मान सकते हैं, ठीक है, s का विकृत रूप आप कह सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा रूप सर इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, ठीक है, या अगर जिसको बेहतर तरीके से कुछ दिन बनाने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा होने लगेगा, ठीक है, 2-4 बार लिखने के बाद आपको होने लगेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल देने आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो इस संकेत याद रखना है, संकेत कैसा होगा इंटीग्रेशन का, ये सांप जैसा संकेत होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है, सांप जैसा, या s को ही बड़ा रूप ले लीजिए, ये मान के चलिए कि s का बड़ा रूप, ठीक है, अगर जिसको स्टार्टिंग में दिक्कत होता होगा तो s का ही बड़ा रूप आप लिख सकते हैं, ठीक है, s का ही आप बड़ा रूप लिख सकते हैं, लेकिन जब फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा तब समस्या नहीं होगी, आप लगातार अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का संकेत क्या हो गया, ये देख लीजिए, सांप जैसा, ऐसा जैसा, जो आप समझ सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी, ठीक है। तो x टू दी पावर n dx, ठीक है, का इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे यहाँ पे d अपॉन dx होता था, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है, और जिस फंक्शन किस में है, x में, तो यहाँ dx लिखाएगा, ठीक है, फंक्शन जिसमें वहाँ पे ये आपको dx लगाना होगा, अगर फंक्शन y में तो dy लगाना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फंक्शन जिसमें ये उसमें लगेगा, ठीक है। अगर फंक्शन यहाँ पे dx कह रहा और यहाँ पे दूसरा होगा, दूसरा अगर फंक्शन हो जाएगा तो फिर वो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट माना चला जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फंक्शन अगर x में तो dx लगेगा, जैसे यहाँ फंक्शन क्या था x में, तो नीचे dx था, ठीक है, और फंक्शन यहाँ y में रहता था, आपको dy यहाँ लिखा हुआ रहता है कि इसके सापेक्ष आपको dc करना है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, x टू दी पावर n का, x एक पावर जुटेगा, जो हमारा यहाँ पावर रहेगा वो पावर जुटेगा, और जो पावर आपने जोड़ा है उसी से आपको भाग भी देना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन निकालना हो तो पावर क्या कीजिएगा, जोड़िएगा,
और वही जुटा हुआ पावर आपको भाग देना है और एक कांस्टेंट जुटेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट जुटना है इसमें, आपको कांस्टेंट सी हमेशा लिखना है। क्यों लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये सी क्यों लिखते हैं इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, इसलिए हड़बड़ करने का ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से पहले देखिए, पहले समझिए। ठीक है, यानी इसमें अगर आपको कह दे इंटीग्रेशन x⁵ dx का निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x पे पावर 1 जुटेगा और जुटा हुआ पावर भाग लगेगा। तो क्या हो गया, x⁵ अपॉन में x⁵ नीचे में 5 1 6, ये हो गया। ठीक है, और एक कांस्टेंट आपको जोड़ लेना है। ठीक है, ये चीज़ कह रहे थे कि अगर पावर वाला फॉर्म में हो तो आपको पावर जोड़ना है, जोड़ा हुआ पावर भाग दे देना है। ठीक है, जोड़ा हुआ पावर आपको भाग दे देना है। अब जैसे मान लीजिए इस संकेत मिटा रहे हैं, अब देखिए एंटी डेरिवेटिव इसको कैसे कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, अब ये समझ लीजिए पहले। अगर हम आपको ये कह दें d(x⁻6) निकालना है। ठीक है, तो 6 निकालना है तो क्या कहेंगे, पावर साइड में एक कम पावर। ठीक है, ये लीजिए 6 - 1, तो क्या हो गया 6 × x⁵ होगा। ठीक, कम पावर हो गया, ये आपका निकल गया। तो इसी चीज़ को अगर हम ये कह दें, इसी में इंटीग्रेशन लगा लीजिए 6 × अब x⁵ dx, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 अपॉन में 5 + 1। ठीक है, एक कांस्टेंट, ये हो गया 6 × x⁵ अपॉन में 6, ये 6 कैंसिल हो गया, x⁵ अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, x⁵ निकल के लाए हैं, फिर से इंटीग्रेशन किए हैं x⁵, तो आप हम क्या देख पा रहे हैं। ठीक है, कि जिसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, x⁵ का डेरिवेटिव कितना निकला 6x⁵, क्योंकि पावर साइड में एक कम पावर। ठीक है, इतना हमारा क्या था, इतना हमारा DC निकला है। ठीक है, इतना हमारा DC निकला है। तो जितना हमारा DC निकला, DC हमारा क्या है 6x⁵, तो हम कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेशन निकालने का मतलब dx, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, dx लगाइए। तो जो अंक होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। उसको हमने क्या किया, बाहर कर लिया x⁵ dx। तो ये हो गया 6 × x⁵ का पावर 1 जुटेगा और वही पावर आपको भाग लगेगा। तो 6 × x⁵ अपॉन में 6 से 6 कैंसिल हो गया, x⁵। अब देखिए कि क्या आपका ये x⁵, ये DC हमारा क्वेश्चन यही था कि नहीं था। तो देख लीजिए, अब समझने वाली बात, एंटी डेरिवेटिव क्यों है, इसका आंसर कितना आया 6x⁵। अब इसका एंटी डेरिवेटिव किया हमने, देख लीजिए यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव किया, हमारा क्या आया आंसर, डेरिवेटिव आपका क्वेश्चन जो था वो आया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपका डेरिवेटिव है, इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव, इसका विपरीत रूप है वो। ठीक है, डेरिवेटिव का विपरीत रूप हमारा क्या है, विपरीत रूप इंटीग्रल है। क्या है हमारा, इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रल आपका विपरीत रूप है। तो याद रखना है, अगर x⁵n वाला फॉर्म में रहेगा तो पावर जोड़ना है, एक पावर जोड़ना है, जितना पावर रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, उसी चीज़ से आपको नीचे भाग देना है और एक कांस्टेंट जोड़ देना है। ठीक है, एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो अब एक सवाल हम बोले थे कि कांस्टेंट भी आपको लिखना है। अब कांस्टेंट क्यों लिखना है, अब देखते हैं इसका कि कांस्टेंट क्यों आवश्यक है। अब ये देख लीजिए कांस्टेंट क्यों आवश्यक है।
क्योंकि डेरिवेटिव में तो कहीं प्लस सी नहीं लिखते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन में ऐसा क्या है कि हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, ये भी सवाल ठीक ही है कि सर आप सी लिखते हैं बट डेरिवेटिव में नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि डेरिवेटिव कहीं उल्टा विपरीत रूप ये है, तो ये नहीं लिखते हैं इसमें, लेकिन कांस्टेंट लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम ये कहें कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और इसका हम आपको कहेंगे DC निकालिए, इसका क्या कहेंगे, DC निकालिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग कर लीजिए, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अलग अलग DC निकालना है, d/dx 3x स्क्वायर प्लस d/dx 2x प्लस d/dx 5 हो गया। तो निकालना है, तो जो अंक है उसका तो DC होता नहीं है, उसको साइड कर लीजिए। d/dx x स्क्वायर प्लस 2 इंटू d/dx 2x प्लस d/dx ये रहा 5। ठीक है, इतना काम ठीक है। अब देखिए 3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का DC क्या कहते हैं, पावर साइड में एक कम पावर, 2 में से 1 घटाएंगे 1, प्लस 2 इंटू, तो यहाँ देख लीजिए 2 निकाल चुके थे यहाँ पे, तो dx अपॉन में dx, तो d/dx x, तो इसका होगा 1, इसका DC 1 होता है। जो यहाँ हमारा फंक्शन है उसी का DC निकालना हो उसका वैल्यू 1 होता है, प्लस, और कांस्टेंट टर्म का आपको क्या लिखा है, d अपॉन कांस्टेंट का मान क्या, 0। तो फाइनली हमारा क्या, 3 2 जा 6x प्लस 2 0, तो लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है, ये हमारा DC है, आप इतना निकाल भी लिए। ठीक है, तो एंटी डेरिव का मतलब क्या था कि जो DC में हमारा आंसर निकलता है, ठीक है, DC में जो हमारा आंसर निकलता है, ये हमारा DC निकल गया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकलता है उसमें ही सीधा हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। जो हमारा डेरिवेटिव निकल चुका है, तो जो हमारा डेरिवेटिव है उसी में सीधा हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है, कहीं एकदम हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि ये सवाल है कि हम C क्यों जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में C क्यों जोड़ते हैं और DC में C नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसी सवाल का जवाब है। तो DC हमने निकाल लिया, किसका DC निकाला भाई, इसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का। अब इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो हमारा इतना आंसर पूरा जाना, क्योंकि अभी हम तुरंत चेक किए थे कि जिसका हमने DC निकाला अगर उसी का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन निकालते थे तो हमारा क्वेश्चन मिल जाता था। ठीक, हमारा क्वेश्चन मिल जाता था। तब देखते हैं कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन मिलता है। चलिए देखते हैं, इसको भी अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx, तो जो संख्या है वो कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए, x dx प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, 6 इंटू, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जो इसमें पावर होगा उस पावर में एक जोड़ना है। ठीक है, और जो जोड़ के आएगा 1 1 2 उससे से भाग देना है, प्लस 2 इंटू, अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब देखिए ये हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2x, 2 से इसको काट लीजिए, 2 तिया 6, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये देखिए कि क्या हमारा जो यहाँ है और जो यहाँ है क्या दोनों सेम है, क्योंकि जिसका हमने DC निकाला उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। जैसे d/dx x⁵ 5 का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, पावर साइड में एक कम पावर,
तो 5 में से 1 घटा लीजिए तो हो गया 5x⁴। ये आपका आंसर हो गया। इसी का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे 5x⁴ dx तो हो गया 5 को साइड कर दीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, x⁴ dx ये हो गया 5 इंटू, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, जो ऊपर पावर है उसमें 1 जोड़िए और जो उस वही पावर आपको भाग भी देना है। ये हो गया 5 इंटू x⁵/5, तो 5 से 5 कट गया, x⁵। अब देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन है और ये हमारा डीसी निकालना था, दोनों सेम है। तो जो जिसका हम डीसी निकाले हैं, इंटीग्रेशन जब उसका आंसर का जब इंटीग्रेशन निकालें, एंटी डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का अगर हम एंटी डेरिवेटिव करें तो हमारा जो क्वेश्चन था डेरिवेटिव का वो मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये हमारा डीसी था, डीसी निकल के कितना आया 6x+2 आया, और इसका जब एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन निकाले हमारा क्या निकल के आ रहा है 3x² + 2x। यहाँ देखिए 3x² तो मिल गया, 2x भी मिल गया, लेकिन 5 मिला क्या, 5 नहीं मिला। ठीक है, 5 नहीं मिला। तो 5 जो नहीं मिला इसीलिए क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट था और डीसी कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है। ठीक है, डीसी कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है, तो क्योंकि डीसी का तो नियम है कि जब कोई कांस्टेंट होगा तो उसका जब भी डीसी निकालिएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसी कारण से हम मान लीजिए कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अब जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ, इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 5 था पहले से डेरिवेटिव में। अगर ये नहीं पता होता आपको 6x+2 का ही निकालना पड़ता। ठीक है, 6x+2 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना पड़ता, तो हमको ये क्वेश्चन तो नहीं था पता, हमारा जो यहाँ आंसर आता हम तो वही मान के चलते कि यही ठीक है, इसी का मतलब इसका ही एंटी डेरिवेटिव यही है। ठीक है, तो ये समस्या जो क्या कहता है कांस्टेंट लेकर के उत्पन्न होता है, इसीलिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट लगाते हैं कि हो सकता है एक कांस्टेंट लगा हुआ हो, जैसे यहाँ एक लगा हुआ था, हो सकता है ये हटा के हमको कोई दे देता कि इसका निकालिए आंसर इतना यहाँ मिल जाता, लेकिन हो सकता है कि इसमें हमको जोड़ दिया हो कांस्टेंट। तो ये संभावनाएं बनती हैं कि हो सकता है कांस्टेंट होगा, हो सकता है नहीं होगा। तो इस संभावनाओं से बचने के लिए ठीक है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, एक कांस्टेंट को क्या करते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यानी कि जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं एक सी क्यू जोड़ते हैं, एक कांस्टेंट क्यू जोड़ते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे का और इंटीग्रेशन का किसका क्या होने वाला है। ठीक है, cos x का। ठीक है, cos x का आपको इंटीग्रेशन होगा sin x। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, sin x का क्या है cos x, देख लीजिए sin x का cos x। और जब cos x में इंटीग्रेशन लगा दिया तो आंसर क्या आ गया हमको sin x। cos x में इंटीग्रेशन लगा दिए तो sin x आ गया। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है cos का sin x, sin का। ठीक है, sin का हो जाएगा माइनस cos x, प्लस में कांस्टेंट जोड़ लीजिए tan x। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, sec x का, ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस में tan x, एक कांस्टेंट को जोड़ना है। ठीक है, cosec x का इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको log sin x प्लस में एक कांस्टेंट। cot x का log sin x प्लस में एक कांस्टेंट। e⁻x का इंटीग्रेशन आपका उतना ही होने वाला है। ठीक है, e⁻x का
इंटीग्रेशन उतना ही होने वाला है, और डी सी भी ई टू दी पावर एक्स का उतना ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/x dx, फंक्शन dx अपॉन में x तो log x, फंक्शन dy अपॉन में y तो log y, अगर फंक्शन dz अपॉन में z तो log z। ठीक है, यानी जिसके सापेक्ष यहाँ पे z होगा, नीचे भी सेम चीज़ दिख जाएगा तो log लगा देना है। ठीक है, यहाँ x नीचे भी x तो आपको log लगा देना है। अगर यहाँ d थीटा अपॉन में थीटा तो log थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए dx अपॉन में x, ये क्या हो जाएगा log x प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, log x प्लस एक कांस्टेंट। तो ये आपको बेसिक चीज़ लिखाए हैं अभी। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ लिखाए हैं। ये क्योंकि छोटा छोटा चीज़ आपको छोटा छोटा फॉर्मूला, बगैर फार्मूला याद रहेगा आसानी से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन देख के आसान तरीके से बन जाएगा। अगर नहीं याद है थोड़ा सा समस्या बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं अगर याद होता है तो आपको समस्या बढ़ जाता है। तो आप समझ में इतना तो ज़रूर आ गया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का विपरीत रूप ही इंटीग्रल है। ठीक है, डेरिवेटिव का विपरीत रूप ही इंटीग्रल है। ठीक है, इसका आगे आपको काम पड़ेगा एक और फॉर्मूला का, इसी से मतलब इंटीग्रेशन सेक एक्स का ही। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक एक्स का ही अगर 10 के केस में कभी पूछ देगा तो आपका होगा 10 π/4 प्लस x/2 प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक है, एकदम इसका करना क्या है, अब ऐसे तो जल्दी याद होता नहीं है। अब जब भी पढ़ेंगे इसको 2 बार 4 बार पढ़ लेना है, और एक चार्ट पेपर खरीद के लाना है बड़ा सा, और उस चार्ट पेपर में एक जगह सभी फॉर्मूला को लिख लेना है, और आपका जहाँ भी स्टडी रूम होगा वहाँ पर आप चिपका लीजिएगा, ताकि जब भी आप सोने भी जाएं तो कम से कम एक बार यहाँ से वहाँ तक देख लें फिर सोए, तो आपको फार्मूला कभी भी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। तो कोसेक एक्स का भी एक और लिख सकते हैं आप लॉग, क्योंकि जब हाफ एंगल में रहेगा तब की बात कर रहे हैं, x अपॉन में 2 प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट। इस तरह मिटा रहे हैं, कुछ और फॉर्मूला लिख देते हैं जिसका काम पड़ने वाला है हम लोगों को। ठीक है, डेरिवेटिव का हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का कुछ और लिख देते हैं जिसका आपको काम पड़ेगा अगले चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में। नंबर 10। ठीक है, 10 है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको हो जाएगा 10x प्लस में c। ठीक है, 11 नंबर है आपका कि अगर सेक एक्स इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़े। ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x का, तो ये हो जाएगा आपको सेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x था। ठीक है, अभी यहाँ पे मिटा दिए, नहीं तो अभी दिख जाता आपको। आप वीडियो पीछे करके आप देख करके लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर है आपका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है,
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये आपका 13 इंटीग्रल्स हैं या एंटी डेरिवेटिव्स हैं जिसको आपको हर हाल में जब जितना इंटीग्रेशन आप बनाएंगे उसमें तो उपयोग होना ही होना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ और फार्मूला जुड़ेंगे आपके साथ। ठीक है, कुछ और फार्मूला लिखाएंगे जो कि चैप्टर बेस पे होंगे। ठीक है, जो कि चैप्टर बेस पे होंगे, लेकिन ये जो फार्मूला आपके पास है ये इसको आप एक तरह से कह सकते हैं यूनिवर्सल फार्मूला, जो कि आपको किसी भी चैप्टर में कहीं भी इस्तेमाल का ज़रूरी पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हर हाल में याद करना है। ठीक है, याद करना है, तो याद करने के लिए तो बार बार कह रहे हैं आप एक अच्छा सा चार्ट पेपर ले लीजिएगा। ठीक है, इसको अलग कलर से कर लीजिए, इसको अलग कलर से लिख लीजिएगा, इसको अलग कलर से लिख लीजिएगा, और अच्छे से रूम में जहां आप स्टडी रूम होगा वहां पे सामने में लगाइएगा, ताकि डेली आते समय जाते समय सोने जाइए उस समय भी आपको दिखता रहेगा, तो वो आपको याद होता रहेगा। मैथ्स रिवीजन की चीज़ है, आप जितना उसका पुनरावृत्ति करते रहेंगे वो आपके पास उतने अधिक दिनों तक टिकाऊ रहेगा। ठीक है, और अगर मैथ्स को छोड़ दीजिएगा बनाना तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो आपको ये फॉर्मूला लिखा है एकदम बेसिक फॉर्मूला, जो कि आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में काम लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के किसी भी चैप्टर में आपको काम लगेगा, इसलिए इतना को आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। ठीक है, याद नहीं रखने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सीधा ऑब्जेक्टिव में यह पूछ देगा डायरेक्ट कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का मान है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, टिक लगाइए अब। इसलिए ये आपका सब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। ठीक है।